केमिस्ट्री क्लास 11 और इसमें हमारा चैप्टर नंबर 1 है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ये हमारी क्लास नंबर 2 है। हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे, तो इस क्लास में हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 9 से कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो है हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स शुड बी प्रेजेंट इन द आंसर ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेशंस। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पल 11 केमिस्ट्री का है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन हमारे पास है 2.5 टाइम्स 1.25 टाइम्स 3.5 होल डिवाइडेड बाय 2.01। तो हमें इसको क्या करना है, हमें इसे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन है, पर इसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो इस क्वेश्चन से हमें सिग्निफिकेंट फिगर का कॉन्सेप्ट पूछा गया है कि जो हमारा आंसर है उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 2.5 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 1.25 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 3.5 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है और 2.01 में हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ठीक है, तो इसका अगर आप कैलकुलेशन करिएगा तो इसका आंसर आपका आएगा 5.44 है ना। आप आगे भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप और कैलकुलेशन कर सकते हैं 5.44 के आगे, लेकिन यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो क्वेश्चन में हम लोग देखें तो क्वेश्चन में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 है, तो हमारे आंसर में भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग 3 तक कर लेते हैं क्योंकि हमें 2 में राउंड ऑफ करना है, मतलब 2 ही हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स लाने हैं, तो हम लोग 3 तक लेते हैं। तो यहाँ पर जब हम लोग राउंड ऑफ करेंगे तो ये 4 है, तो यहाँ पर आपका 5.4 ही रहेगा, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था हमारे पास, तो हमारा आंसर 5.4 हो जाएगा जिसमें हमारे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द सिंबल फॉर एसआई यूनिट ऑफ मोल एंड हाउ इज द मोल डिफाइंड। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है। कई बार हमें कंफ्यूजन होता है, जैसे हम लिखें 5, तो 5 हम लोग मोल्स लिखेंगे या 5 हम लोग मोल लिखेंगे, कौन सा सही। तो एक्चुअली दोनों सही है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास यूनिट है, यूनिट में कभी भी एस नहीं आता है। जैसे हम लोग 5 मीटर लिखते हैं तो 5 ms नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपका 5 मीटर ही रहेगा सिर्फ। ठीक है, और अगर हमें 5 मीटर्स लिखना है प्लूरल फॉर्म में तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे 5 मीटर्स। उसी तरह मोल हमारा क्या है, एसआई यूनिट है, तो ये 10 मोल, 5 मोल, 1 मोल, 12 मोल, तो ये हमारा कभी एस नहीं आता है। अगर हम लोग लिखेंगे तो पूरा MOLES लिखेंगे प्लूरल में अगर हमें लिखना है। तो यहाँ पर सिंबल पूछा है, तो सिंबल हमारा मोल का क्या है, तो MOL, ये हमारा सिंबल है। और 1 मोल को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, तो 1 मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मेनी पार्टिकल्स एज देयर आर एटम्स इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप। ऐसे मोल को हमारा डिफाइन किया गया है, फिर एवोगाड्रोस नंबर निकाला गया है। तो C12 जो आइसोटोप होता है कार्बन 12, उसके 12 ग्राम में जितने पार्टिकल्स होते हैं उतना ही अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या फिर मोल होता है, तो इसे ऐसे ही डिफाइन किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। एसर्शन हमारे पास क्या है कि 1 एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 कार्बन 12 आइसोटोप। तो हमारा जो 1 AMU होता है, 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू इज डिफाइंड एज 1/12। तो ये हमारा 1/12 है, किसका 1/12 है, तो ये हमारा है 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। तो हमारा जो कार्बन 12 एटम है उसका जितना भी हमारा मास है, उसका मास जितना भी है उसका 1/12 हमारा 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट है। ये हमारा एसर्शन है। रीजन क्या है, कार्बन 12 आइसोटोप इज द मोस्ट अबेंडेंट आइसोटोप ऑफ कार्बन एंड हैज बीन चोजन एज अ स्टैंडर्ड। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पर आप इसको रीड करिएगा, है ना, ये सब आप रीड कर सकते हैं। तो ये थ्योरी क्वेश्चन है, तो यहाँ हमारा एसर्शन जो है बिल्कुल सही है, 1 AMU इतना ही होता है। और अगर हम लोग रीज़न देखें तो रीज़न भी सही है, जो कार्बन 12 आइसोटोप होता है वो हमारा क्या होता है, मोस्ट अबेंडेंट आइसोटोप होता है, और इसे एसर्शन की तरह लिया गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारा एसर्शन से रीज़न सही है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा रीज़न है वो ट्रू तो है लेकिन वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, तो बोथ A एंड R आर करेक्ट, बट R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। तो हमारा ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन जो हमारा रीज़न है वो रीज़न हमारा करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है एसर्शन को, तो हमारा ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और हमारा जो पिछला क्वेश्चन था वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन था। तो मैंने जनरली एनसीईआरटी एक्सरसाइज, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और कुछ कंपटीशन के और कुछ जनरल क्वेश्चन, ये सबका मिक्सचर इस क्वेश्चंस में, जो ये क्वेश्चन सीरीज हम लोग कर रहे हैं तो सबका मिक्सचर हम लोग इसमें देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट हमारा क्या होता है, तो ये हमारा हो गया सोडियम Na और सल्फेट हो गया SO4, तो यहाँ पर 2 Na2SO4 हमारा सोडियम सल्फेट हो गया। तो कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, तो यहाँ पर हम लोग देखें तो यहाँ हमारे पास 3 एलिमेंट है, एक हमारे पास सोडियम है, ठीक है, एक हमारे पास सल्फर है और एक हमारे पास ऑक्सीजन है। तो सोडियम का मास परसेंटेज कितना हो जाएगा, तो सोडियम का जो मास है हमारे पास, तो अगर हम लोग सोडियम का मास देखेंगे तो सोडियम का मास हमारा 23, 2 एटम्स है, तो 23 × 2 दैट इज 46, तो 46 हमारे पास हो गया। उसके बाद टोटल मास, तो यहाँ पर जब हम लोग टोटल मास कैलकुलेट करेंगे तो ये 142 आ जाएगा। अगर हम लोग ऐसे देखें तो 46 प्लस सल्फर, सल्फर का 32 हो गया, ऑक्सीजन का हमारा एक एटम का 16 होता है, तो 16 4s आर 64, इसको जब हम लोग ऐड करेंगे 46 प्लस 32 प्लस 64 तो आ जाएगा 142, तो 142 टाइम्स 100%। उसी तरह सल्फर, सल्फर हमारे पास 32 है, तो मास ऑफ सल्फर डिवाइडेड बाय टोटल दैट इज 142 इंटू 100%। उसी तरह हमारे पास ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के हमारे 4 एटम्स है, तो ऑक्सीजन का मास इस कंपाउंड में हमारा कितना हो गया, 64 हो गया, तो यहाँ पर हमारा 64 डिवाइडेड बाय, ठीक है, आप ग्राम ले सकते हैं, AMU भी ले सकते हैं, ठीक है, अगर आप इसको एक मॉलिक्यूल मान रहे हैं या फिर आप इसको एक मोल मान रहे हैं, ठीक है, तो उसी से ग्राम AMU यूनिट पर आप कोई भी यूनिट लीजिएगा वो आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से। तो यहाँ पर आपका हो गया 64, ऑक्सीजन का मास 4 एटम्स है डिवाइडेड बाय टोटल मास, टोटल मास हमारे पास 142 है इंटू 100%, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट करिएगा तो सोडियम आपका आ जाएगा 32.39%, इसके आसपास आ जाएगा। मास ऑफ सल्फर आपका आ जाएगा मास परसेंटेज 22.53% और आपका मास ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा 45.07% के लगभग, है ना। एक्सरसाइज का क्वेश्चन था एनसीईआरटी एक्सरसाइज। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ये क्वेश्चन हमारा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम लोग कार्बन देखते हैं, कार्बन का मास परसेंटेज कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड कितना हो गया, CO2 हो गया। तो यहाँ पर मास परसेंटेज ऑफ कार्बन ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा मास ऑफ कार्बन, तो यहाँ पर कार्बन कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ग्राम ले लेते हैं 12 ग्राम डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये हमारा 44 ग्राम हो जाएगा, ये आप ध्यान भी रख सकते हैं, इंटू 100%, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा ये 27.7%, तो ये हमारा मास परसेंट हो गया कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अ कंपाउंड इज इनकरेक्ट। तो कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं कंपाउंड के बारे में। तो पहला है अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड हैज़ डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। तो कंपाउंड जो है उसमें डिफरेंट एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, ठीक है। अगला हमारे पास है कौन सा इनकरेक्ट है, तो ये जो पहला है पहला सही है, ठीक है। अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड हैज़ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला हमारे पास बी नंबर है अ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स बाय फिजिकल मेथड्स ऑफ सेपरेशन, ये भी हमारा सही है। कंपाउंड के जो एलिमेंट्स होते हैं जैसे C6H12O6, तो फिजिकल मेथड से हम लोग C को अलग, H को अलग, O को अलग नहीं कर सकते। थर्ड है अ कंपाउंड रिटेन्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। तो कंपाउंड, जैसे हम लोग एक कंपाउंड ले लेते हैं वाटर, ठीक है, तो वाटर के कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स क्या है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। अगर हम लोग एलिमेंट के रूप में लिखें, वैसे जनरली ये क्या होते हैं, कंपाउंड के रूप में होते हैं, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोजन का कंपाउंड है ये क्या है आपका सेम एलिमेंट है। अगर हम लोग ए ऑप्शन देखें तो अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड हैज़ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, लेकिन यहाँ पर सेम एलिमेंट्स है, ठीक है, क्योंकि ये नेचर में एग्जिस्ट करते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की तरह, ठीक है। तो यहाँ पर जो कंपाउंड के बारे में बोला गया है वो आपका ये नहीं बोला गया, इसके बारे में नहीं बोला गया, इसको छोड़ के ये कुछ एक्सेप्शंस होते हैं H2O2
Cl2, N2, Br2, I2 ऐसे करके, ठीक है। उनके अलावा जितने भी आप कंपाउंड्स देखेंगे उन सब कंपाउंड्स के जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स अलग अलग एलिमेंट के बने होते हैं, जैसे H2O, CCl4, CH4 ऐसे करके, ठीक है। सी हमारा ऑप्शन था, कंपाउंड रिटेन्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, ठीक है। तो जो कंपाउंड होता है वो रिटेन करता है फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो यहाँ देखते हो हमारा जो H2 है वो क्या होता है, गैस होता है, O2 हमारा गैस होता है, लेकिन जब ये फॉर्म करते हैं कंपाउंड तो लिक्विड बन जाता है, तो ये यहाँ रिटेन नहीं करता है, ठीक है। तो जो थर्ड है वो हमारा गलत है, यहाँ पर लिखा हुआ है रिटेन्स, पर ऐसा रिटेन्स नहीं होता है। कई बार क्या होता है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमारी चेंज हो जाती है, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में फिजिकल स्टेट आता है और कई सारी प्रॉपर्टीज़ आती हैं, सॉल्युबिलिटी आती है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, तो ये सब बदलते हैं, ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो रिटेन ही करेगा। तो यहाँ पर सी नंबर या कंपाउंड रिटेन्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, जो सही नहीं है, ठीक है। तो यही हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। तो इसका वैसे करेक्ट पूछा नहीं है, पर करेक्ट क्या हो जाएगा, द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड आर क्वाइट डिफरेंट, ठीक है, फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। ये एक एग्जाम्पल था, ओके। और डी नंबर है, द रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड इज फिक्स, है ना। रेशियो ऑफ एलिमेंट्स फिक्स होता है, ठीक है, चाहे आप किसी भी सोर्स से वो कंपाउंड को निकालिए या फिर किसी भी सोर्स से वो कंपाउंड को आप बनाइए, नेचुरल सोर्स या फिर लेबोरेटरी में, जो आपका एटम्स होता है उस कंपाउंड में डिफरेंट एलिमेंट्स का, वो क्या होता है, उसका रेशियो फिक्स्ड होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। तो ये जो ऑप्शन नंबर ए था उसमें कभी कभी कन्फ्यूजन होती है कि अगर हमारे पास कोई कंपाउंड है, ठीक, कंपाउंड जनरली क्या होता है, एक से ज़्यादा एलिमेंट्स, ठीक है, तो वो आपका क्या होता है, अगर H2O2 Cl2 है तो इसमें एक ही एलिमेंट है, ठीक है। तो ये एक ही एलिमेंट के आपके ये मॉलिक्यूल्स है, डाई एटॉमिक होते हैं, ठीक है। पर जनरली जो अदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, वो बाकी मॉलिक्यूल्स आपके डिफरेंट एलिमेंट्स के होते हैं। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। इसलिए हम देखते हैं कि हर जगह H की जगह H2 या O2 लिखा रहता है, Cl2 जो हमारा क्या होता है नेचर में ऐसे ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो हमारे नॉर्मल टेम्परेचर होता है उसमें ऐसे ही प्रेजेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज नॉट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमारे पास चार क्या दिए हुए हैं, रिएक्शंस दिए, इसमें हमें बताना है कौन सा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं है। जैसे हमारा पहला क्या है, तो पहला है 2 mg हमारा सॉलिड स्टेट में होता है प्लस O2, है ना। O2 हमारा किस में होता है, गैस में होता है। ये हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा, तो 2 MgO ये हमारा क्या हो गया, सॉलिड हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है C3H8, ये क्या है, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ये क्या है 2n+2, है ना, 3 2 6 + 2 8, तो हमारा प्रोपेन हो गया। ये जनरली क्या होता है, मतलब ये क्या होता है, ये नॉर्मल टेम्परेचर पे गैस होता है, प्लस O2 हमारा क्या हो गया, गैस हो गया, तो ये हमारा देता है CO2 गैस प्लस H2O गैस, ठीक है, ये हमारा हो गया। उसके बाद अगला हमारा P4 है, P4 सॉलिड होता है प्लस 5 O2 गैस, इट गिव्स P4O10 सॉलिड। और उसके बाद हमारा है CH4, तो ये हो गया CH4 गैस प्लस 2O2 गैस, तो ये मीथेन का कंबशन हो गया, ये हमारा मीथेन है O2 के प्रेजेंस में। तो हमारे ये CO2 और वाटर जो बनता है कंबशन में 2H2O गैस, है ना। तो ये हमारे पास चार ऑप्शन है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज नॉट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, किसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं होता है, ठीक है। तो जो बैलेंस्ड इक्वेशंस होते हैं, ये चार केमिकल इक्वेशंस है हमारे पास, तो जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस होते हैं उनमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होता है, ठीक है। और अगर कोई इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है तो उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं होगा। हम देख सकते हैं ये जो हमारे पास ये बैलेंस्ड है, ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होगा। आप ऐसे भी सोच सकते हैं, यहाँ 2 mg के हैं तो mg का मास 2 टाइम्स mg का मास, यहाँ भी 2 टाइम्स mg का मास, यहाँ पर 2 टाइम्स ऑक्सीजन का मास, ऑक्सीजन एलिमेंट का मास, तो यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन है। ऐसे भी आप सोच सकते हैं, या फिर ये क्या है बैलेंस्ड है, तो यहाँ पर मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, ओके। अगर हम लोग ये देखें तो ये बैलेंस नहीं है, यहाँ पर 3 कार्बन एटम्स, यहाँ पर एक ही कार्बन है और है ही नहीं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर भी बाकी हम लोग अभी चेक कर लेंगे, ठीक है। तो P4 5 2 10, यहाँ पर 10 ये बैलेंस्ड है। उसके बाद CH4 तो एक C और एक C, H4 तो यहाँ पर 2 2 4
और 2 2 सा 4 और 2 2 सा 4 है ना, मतलब 2 1 सा 2 और प्लस 2 4। ओके, तो ये भी हमारा बैलेंस्ड है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये भी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन था। अब हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं। अभी कुछ बेसिक क्वेश्चन है, धीरे धीरे हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे इसमें। तो लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का हमारे पास क्या है कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो हमारे पास 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस है और एसटीपी पर है ये, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका मोर देन 1 करेक्ट है, ठीक है, मोर देन 1 करेक्ट, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी इज इक्वल टू, पहला ऑप्शन है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। अगला हमारे पास है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। अगला है हमारा 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन और अगला हमारा है 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो ये हमारे पास 4 ऑप्शन है, इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1 मोल ऑफ गैस, ठीक है, तो 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी इज इक्वल टू एवोगाड्रोस नंबर, मतलब एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट गैस, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा O2 है, ये O2 मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो इसका एवोगाड्रो नंबर, मतलब एवोगाड्रो नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स विल बी प्रेजेंट एट एसटीपी, अगर 1 मोल इसका है, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स, ठीक है, ऑफ दैट गैस। तो यहाँ पर हमारे पास O2 मॉलिक्यूल है, तो ये आपका हो जाएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो ये हमारा पहला सही हो गया। और सही होगा तो एक और सही होगा, क्योंकि ये 1 मोल है और 1 मोल क्या होता है, मोलर मास, तो उसका मास क्या होगा, मोलर मास के बराबर होगा, ठीक है। 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ दैट कंपाउंड। तो 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। तो मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, 32 ग्राम। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, 32 ग्राम हो जाएगा। और 6.022 इंटू 10 पर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 है ना। इसमें यहाँ पर पार्टिकल्स में आपका मॉलिक्यूल्स है, तो यहाँ हम लोग मॉलिक्यूल्स लिख देंगे, ठीक है। इसके बारे में आप पढ़ भी सकते हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में, रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर ए भी हो जाएगा और डी भी हो जाएगा। तो इसी के साथ हमने क्लास नंबर 2 पूरा किया। और अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार पीडीएफ में देख लेते हैं, पीडीएफ में एक बार लैंग्वेज सहित हम लोग देख लेते हैं इसको। और अगली क्लास नंबर 3 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे केमिस्ट्री क्लास 11 चैप्टर 1 सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के क्वेश्चंस में आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स शुड बी प्रेजेंट इन द आंसर ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेशंस। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर बस हमें इसको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हमारा 2 है, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है जो सबसे कम है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है उसमें भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो उसके लिए हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स या फिर 2 डेसिमल प्लेसेस तक फाइंड करना होगा। और फिर जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये 5.4 आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है, क्योंकि 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होना चाहिए था। तो आंसर हमारा 5.4 हो जाएगा, जिसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सिंबल फॉर एसआई यूनिट ऑफ मोल, हाउ इज़ द मोल डिफाइंड। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, द सिंबल फॉर एसआई यूनिट ऑफ मोल इज़ MOL। इसको ही मोल ही पढ़ेंगे। तो 1 मोल डिफाइन कैसे होता है, 1 मोल इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मैनी पार्टिकल्स एज देयर आर एटम्स इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। अगला क्वेश्चन है एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है, थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसके लिए आप एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़ सकते हैं। एसर्शन हमारे पास है, एसर्शन ए, 1 एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। और यहाँ पर हमारे पास रीज़न क्या है, तो रीज़न है कार्बन 12 आइसोटोप इज़ द मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप ऑफ कार्बन एंड हैज़ बीन चोजन एज द स्टैंडर्ड। ये एनसीईआरटी हमारा एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 1 एटॉमिक मास यूनिट इज़ डिफाइंड एज 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, ये बिल्कुल सही है।
और कार्बन 12 आइसोटोप जो होता है वो मोस्ट अबेंडेंट आइसोटोप होता है कार्बन का, ये भी हमारे पास सही है और इसी को स्टैंडर्ड की तरह चूज़ किया गया है। तो हमारा एसेशन भी सही है, रीज़न भी सही है, पर रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट Na2SO4। एनसीईआरटी एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर Na2SO4 में 3 एलिमेंट है हमारे पास, सोडियम, सल्फर और ऑक्सीजन। तो मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है, मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ग्राम ग्राम ले रहे हैं तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 46 ग्राम और ये ग्राम तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये आंसर आ जाएगा 32.39। अगर सल्फ़र हम लोग लेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 22.53% और ऑक्सीजन के लिए आपका आंसर आ जाएगा 45.07%। अगला हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ द मास परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। तो मास परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पर हमारा मास ऑफ कार्बन 12 ग्राम हो जाएगा, CO2 हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसके अनुसार हम लोग देखेंगे तो कार्बन हो जाएगा 12 ग्राम, CO2 का मास हमारा 44 ग्राम है, तो 12 ग्राम डिवाइडेड बाय 44 ग्राम इंटू 100, तो ये हमारा आंसर 27.27% आ जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अ कंपाउंड इज इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट कौन सा स्टेटमेंट है, पहला है मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड हैज़ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, सही है। अ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स बाय फिजिकल मेथड्स ऑफ सेपरेशन, फिजिकल मेथड जैसे डिस्टिलेशन हो गया। ठीक है, तो ये जो हमारे मेथड्स होते हैं, इन मेथड से हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते एलिमेंट्स को। ठीक है, एक कंपाउंड के। अ कंपाउंड रिटेन्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, तो वो रिटेन नहीं करता है, कई बार क्या होता है वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, और जैसे फिजिकल स्टेट हो सकता है, बॉइलिंग पॉइंट हो सकते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद आपका सॉल्युबिलिटी हो सकता है, तो ये सब क्या करते हैं, डिफ़र करते हैं कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से जो कंपाउंड फॉर्म होता है उसका। तो यहाँ पर सी हमारा गलत हो गया है और डी हमारे पास है, द रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड इज़ फिक्स्ड, तो ये हमारा डी भी सही है, तो हमारा ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है। अब क्योंकि ए, बी और डी है, ए, बी और डी सही है, तो वो ऑप्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन सी होगा, क्योंकि हमारा इनकरेक्ट पूछा गया, तो सी इनकरेक्ट है ना। इनमें कन्फ्यूजन होती है कई बार, तो हमें क्या करना है, इसको ध्यान रखना है, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। यहाँ हम लोग देखते हैं इनकरेक्ट क्या है, अ कंपाउंड रिटेन्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, और यहाँ पर हम लोग नोट मैंने लिखा है, मतलब करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ये क्या है नोट, कि द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ कंपाउंड आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। एग्जाम्पल में जैसे H2O के कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स है ना, जो जनरली कंपाउंड के H2 और O2 मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहते हैं, तो ये दोनों क्या है, गैस। ठीक है, लेकिन जब ये मिलते हैं, वाटर जब बनाते हैं, तो ये वाटर हमारा लिक्विड हो जाता है, तो फिजिकल स्टेटिक फिजिकल प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी हमारी चेंज हो जाती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो जो बैलेंस्ड इक्वेशन होते हैं वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को फॉलो करते हैं, द मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, लेकिन जो अनबैलेंस्ड होते हैं वो हमारे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करते। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है उसमें से हम देख सकते हैं बी नंबर क्या है, वो फॉलो नहीं करता है, मतलब बैलेंस्ड इक्वेशन ये नहीं है, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करेगा, तो हमारा नॉट करेक्ट, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये बी हमारा नॉट करेक्ट होगा। और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का था। तो यहाँ पर जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है, तो ये हमारा हो गया, तो ये नॉट बैलेंस्ड है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज नॉट फॉलोड, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस एट STP इज इक्वल टू, और हमें ध्यान रखना है हमारा मोर देन 1 करेक्ट है, और ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस एट STP किसके बराबर होता है, हमारे पास 4 ऑप्शन है, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, और साथ में 1 मोल है तो वो मोलर मास के बराबर होगा, तो 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, O2, इसका मोलर मास 32 ग्राम हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड, मोलर मास ऑफ द कंपाउंड होता है, तो 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा, और 1 मोल ऑफ अ गैस एट STP इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस, क्योंकि यहाँ O2 की बात हो रही है, तो O2 के उतने मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, तो हमारा ये भी सही आंसर हो जाएगा,
देयरफॉर 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस एट SCP इज इक्वल टू पहला 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस और दूसरा 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑप्शन ए और डी हो जाएगा। तो इसी के साथ हमने क्लास नंबर 2 अपना पूरा किया। अगली क्लास में क्लास नंबर 3 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे केमिस्ट्री में आगे बढ़ेंगे।